उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में 2027 में होने वाले अर्ध कुंभ की तिथियां तय हो गई हैं। हरिद्वार में होने वाला यह भव्य आयोजन 14 जनवरी से शुरू होगा और 20 अप्रैल को खत्म होगा। 97 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 10 प्रमुख स्नान शामिल हैं, जिनमें पहली बार 4 शाही अमृत स्नान भी होंगे, जिसे एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार डाम कोठी में अखाड़ा प्रतिनिधियों के साथ में बैठक की। इस बैठक में मेला प्रशासन की तरफ से 13 अखाड़ों के 2-2 सचिव या फिर नामित प्रतिनिधियों ने भाग लिया और तिथियों की घोषणा के बाद में संतों ने कहा कि ये मेला कुंभ की ही तरह दिव्य और भव्य रूप में आयोजित होगा, जिससे हरिद्वार में करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। कुंभ मेला 2027 का पहला शाही स्नान मकर संक्रांति को 14 जनवरी 2027 को होगा। दूसरा अमृत स्नान और फिर मौनी अमावस्या 6 फरवरी, बसंत पंचमी 11 फरवरी, माघ पूर्णिमा 20 फरवरी और महाशिवरात्रि का अमृत स्नान 6 मार्च 2027 को। साल 2027 में हरिद्वार में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन होना है, जिसमें अमृत स्नान की तिथियां खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संतों की मौजूदगी में घोषित की। भले ही ये अर्ध कुंभ है, लेकिन सरकार पहले से ही इसकी तैयारी पूर्ण कुंभ के आयोजन के रूप में कर रही थी। हरिद्वार में साधु संतों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री ने कुंभ के भव्य आयोजन की आधिकारिक घोषणा की, तो साधु संत भी समर्थन में आ गए। 2027 के इस मेले में कुल 10 स्नान होंगे, जिनमें पारंपरिक 4 अमृत स्नान भी आयोजित होंगे। और ये 2027 में होने वाला मेला हमारा बहुत दिव्य हो, भव्य हो, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर सुनिश्चित हों, उन सभी पर आज चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री के साथ हुई साधु संतों की इस बैठक में सभी 13 अखाड़े के प्रतिनिधि संत मौजूद रहे। संतों का कहना है कि सरकार कुंभ को पूर्ण कुंभ के रूप में आयोजित करने को लेकर हर तरह से सहयोग देने की बात कह रही है, तो संत भी 2027 के मेले में छावनियां लगाएंगे और मेले की सभी परंपराओं को निभाया जाएगा। संतों का कहना है कि हाथी घोड़ों से अखाड़ों की पेशवाइयां निकालेंगे और निर्धारित तिथि पर शाही स्नान भी होंगे। हम जो कुंभ की बात कर रहे थे, परंतु घोषणा नहीं हुई थी। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा डाम कोठी में 13 अखाड़ों की उपस्थिति में घोषणा हुई है। आज ये घोषणा हो गई है, आओ हरिद्वार में कुंभ करे। 2027 में यहाँ कुंभ होगा। हमारा प्रयास है, बहुत दिव्य और भव्य कुंभ होगा। संपूर्ण प्रशासन के लोग भव्य और दिव्य जो कुंभ मेले की घोषणा हुई है, पूरा हिंदू सनातन संस्कृति भारत ही नहीं पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा श्रद्धालु यह पावन कुंभ मेले में आएंगे। कुंभ मेला 2027 को लेकर जो असमंजस बना हुआ था, वो आज पूरी तरह से हट गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में साधु संतों की ओर से भी सभी अखाड़ों की ओर से जो तिथियां हैं उनका ऐलान कर दिया गया है। 2027 की शुरुआत से अर्धकुंभ मेले की भव्य शुरुआत हो जाएगी और इस बार खास बात यह है कि अर्धकुंभ मेले में शाही स्नान भी पूरी तरह से आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से इसको लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। सभी साधु संत, सभी अखाड़ों के साधु संत भी इस पूरे आयोजन को लेकर काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 2 दिवसीय दौरे पर मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी पहुंचे, जहां शनिवार को वैलिडेटरी फंक्शन में शामिल होंगे और साथ ही प्रशिक्षु IAS को संबोधित भी करेंगे। उनके मसूरी दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एकेडमी परिसर के चारों तरफ सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस और सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। इससे पहले देहरादून पहुंचने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राजनाथ सिंह का स्वागत किया। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी ने स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद महेंद्र भट्ट और रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा भी मौजूद रहे।
उत्तराखंड सरकार ने अतिक्रमण, फर्जी दस्तावेज और अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। सभी 13 जिलों में अभियान चलाने की तैयारी है, जिसकी शुरुआत मैदान के चारों जिलों में हो रही है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अभी तक 10,000 एकड़ से अधिक की सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। इसके साथ ही हमने करीब 250 से अधिक अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध रूप से बनी हुई संरचनाओं को हटाने का काम भी किया है। 13 नवंबर को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। 23 नवंबर को विकास नगर में शक्ति नहर के किनारे बने 111 से अधिक अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। 26 नवंबर को पिरान कलियर एरिया में बने अवैध मजार को ध्वस्त किया गया। विकास नगर के हरबटपुर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बने 54 मकान चिन्हित किए गए हैं। यहां 8 से 10 दिसंबर तक अभियान चलेगा। पूरे प्रदेश के अंदर चाहे वो अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का विषय रहा हो, चाहे फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जिन्होंने आधार कार्ड बनाए, राशन कार्ड बनाए, ऐसी अनेकों जगह शिकायतें आ रही हैं, उसकी जांच चल रही है। और मैं मुख्यमंत्री आभार व्यक्त करता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार के जो 2 नंबरी लोग हैं और जिन्होंने केवल और केवल फर्जी तरीके से उत्तराखंड के देवतेरे स्वरूप को बिगाड़ने का षड्यंत्र रचा था, वो धीरे धीरे बेनकाम हो रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ने करीब 1 महीने पहले ही सभी जिलों से अतिक्रमण, फर्जी दस्तावेज और अवैध घुसपैठ पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। पहाड़ के कई जिलों की रिपोर्ट अभी लंबित है, लेकिन जल्द ही वहां भी औपचारिकताएं पूरी कर कड़ी कार्रवाई शुरू होगी। खासकर गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों के किनारों को अतिक्रमण मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अतिक्रमण को चिन्हित कर कानूनी प्रक्रिया से हटाने से जहां एक और बाजारों में आवागमन की सुविधा होगी, अन्य स्थानों पर भी जो भूमि अतिक्रमण की गई है वो खाली होगी, तो एक सभी स्थानों का वातावरण भी ठीक होगा, डेमोग्राफी भी ठीक रहेगी। कुल मिलाकर उत्तराखंड में सरकार अब पूरी तरह सख्ती बरतने जा रही है। SIR से फर्जी मतदाताओं पर लगाम लगेगी और अतिक्रमण हटाने के साथ घुसपैठियों पर भी कार्रवाई होगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। हल्द्वानी में बनने वाले उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय का रास्ता आखिरकार साफ हो गया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आखिरकार हल्द्वानी के गोलापार इंटरनेशनल स्टेडियम के करीब अपनी 13 हेक्टेयर जमीन खेल विभाग को देने को तैयार हो गया है, जिसकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। सरकार 6 महीने पहले ही इस खेल विश्वविद्यालय को खोलने की घोषणा कर चुकी है, लेकिन फॉरेस्ट का अड़ंगा विश्वविद्यालय की राह में बड़ा रोड़ा था, जो अब दूर हो चुका है। पास ग्राउंड भी है, लेकिन जो आगे जो ज़मीन है उस पे हमारा एथलेटिक ट्रैक बनना है, सिंथेटिक ट्रैक, फुटबॉल ग्राउंड बनने हैं और प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए जो भी ग्राउंड है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, सारे जो भी गेम होते हैं उनकी जो प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं उनके लिए हमारा उसमें ग्राउंड्स बनने हैं और स्पोर्ट्स साइंसेज के क्लासेस भी होती हैं, उसके लिए लैब बनना है, छात्रावास होना है। पिथौरागढ़ में पतंजलि घी पर जुर्माना लगाया गया है। मानकों के अनुरूप घी नहीं मिलने पर पतंजलि पर जुर्माना लगाया गया। असल में पिथौरागढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 2022 में पतंजलि के घी का नमूना जांच के लिए भेजा था। नमूना जांच में फेल हो गया, जिसके बाद में पतंजलि ने फिर से नमूने को जांच के लिए भेजा, लेकिन दूसरी जांच में भी नमूना मानकों के विपरीत निकला है। नमूना मानकों के विपरीत निकलने के बाद में कोर्ट में मामला दर्ज किया गया। आखिरकार कोर्ट ने पतंजलि पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जबकि सप्लायर पर 25,000 और जहां के सैंपल लिए गए उस दुकानदार पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जिसमें जो निर्माता कंपनी थी उसको 1 लाख रुपए का जुर्माना आरोपित किया गया और जो सप्लायर थे या डिस्ट्रीब्यूटर थे ब्रह्म एजेंसीज, उनको 25,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
बागेश्वर से खबर है, जहां पर छोना बिलोरी गांव में स्कूल जा रही छात्रा पर बंदरों ने हमला कर दिया, जिसमें लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। लड़की के नाक और माथे पर गहरी चोट आई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद में परिवार ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। इलाके में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक बंदरों के हमले में कई लोग घायल हो चुके हैं। इसकी वजह से उसको काफ़ी चोट आई और उसको टाँके लगे, तो अभी हम यहाँ बागेश्वर अस्पताल में लाए हैं, तो अभी उसका इलाज चल रहा है। और हम वन विभाग और प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं कि बंदरों के आतंक को रोकने की कोशिश करें, जो कि घरों में जो छोटे बच्चे हैं और स्कूल जाते हैं, उसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। रुद्रप्रयाग जिले में गुलदार और भालू की बढ़ती सक्रियता और साथ ही हमलों को रोकने के लिए डीएम और डीएफओ अध्यक्षता में संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें जंगली जानवरों की गतिविधियों, प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि सभी हॉटस्पॉट क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए, वहां फील्ड कर्मचारियों और स्थानीय ग्रामीणों के साथ में विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया जाए। बैठे हैं, सारे विभाग बैठे और एक समन्वय बनाने का प्रयास हुआ यहाँ पे कि हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं जो अभी भालुओं की घटना और गुलदार की घटनाएं घट रही हैं उनको न्यून करने के लिए। इसमें एक प्रमुख मुद्दा था कि जैसे जागरूकता हम कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं और कहाँ पे हम लोग यहाँ पे हमारे जो बाकी के विभाग भी इंक्लूड कर सकते हैं, कहाँ पे हम कैंप्स लगा सकते हैं। हरिद्वार में कनखल इलाके के मिस्सरपुर गांव में दर्दनाक हादसे में 10 साल की बच्ची की मौत हो गई है। हादसा 2 दिन पहले हुआ था, जिसकी वीडियो भी सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि घर के बाहर खेल रही एक बच्ची को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बच्ची नीचे सड़क पर गिर गई, जिसके बाद में उसके ऊपर कार का टायर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई है और कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बच्ची के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिवंगत आंदोलनकारियों और यूकेडी के नेता दिवाकर भट्ट को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री हरिद्वार के शिवलोक स्थित दिवाकर भट्ट के घर पहुंचे और दिवाकर भट्ट की तस्वीर पर पुष्पांजलि देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना की। इस दौरान उन्होंने दिवाकर भट्ट के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि इस दुख की घड़ी में सरकार शोकाकुल परिवार के साथ है। मुख्यमंत्री के साथ में स्थानीय बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। पहली बार उत्तराखंड में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी का अधिवेशन हो रहा है। आज से देहरादून में इसकी शुरुआत हुई है, जिसमें सामाजिक मुद्दों के साथ साथ प्राकृतिक आपदा जैसे विषयों पर चर्चा की गई। एबीवीपी के 71वें अधिवेशन की शुरुआत इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ ने की है और युवाओं को देश का भविष्य बताया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि विद्यार्थी परिषद छात्रों को राष्ट्र प्रेम की भावना जगाता है। इस कार्यक्रम में पूरे देश से छात्र छात्राएं पहुंचे। इसकी विशेषता केवल इलेक्शन लड़ करके छात्र यूनियन का अध्यक्ष मंत्री बनना नहीं है। इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में शील हो, विद्यार्थियों में एकता हो और विद्यार्थी अपने समाज के लिए सोचे, देश के लिए सोचे और इसीलिए ये तो बहुत बढ़िया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो जगह वर्ल्ड में ही ये फर्स्ट है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ मेंबरशिप। सो इसका ये लक्ष्य है कि राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को तैयार करना है। लाइक एन एबीवीपी मेंबर मैं अपना फ्यूचर ऐसे देखती हूँ कि इफ यू वांट टू गो इन पॉलिटिक बैकग्राउंड या इफ यू वांट टू डू एनी ब्रॉड फॉर योर कंट्री। उत्तराखंड में आज से डिजास्टर मैनेजमेंट वर्ल्ड समिट 2025 शुरू हुई है, जहां पर देश विदेश के विशेषज्ञ आपदा प्रबंधन पर चर्चा कर रहे हैं। सम्मेलन में केदारनाथ और चमोली जैसी बड़ी आपदाओं के कारणों पर भी बात हुई है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं।
उत्तराखंड आपदा के लिहाज से बेहद संवेदनशील राज्य माना जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए देहरादून में डिजास्टर मैनेजमेंट वर्ल्ड समिट की शुरुआत हुई। उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2013 की केदारनाथ आपदा और 2021 की चमोली रैणी आपदा पर केंद्र सरकार ने रिसर्च की है। इन घटनाओं के पीछे 5 बड़े कारण पाए गए: फ्लैश फ्लड, क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर आउटबर्स्ट, फ्रेजाइल माउंटेन इकोसिस्टम, पेड़ों का कटान और मानव जनित आपदाएं। और जो आज जलवायु परिवर्तन से लेकर तमाम प्रकार के भूस्खलन है, आपदा है, उस सब पर चर्चा करने के लिए आगे इस प्रकार की चुनौतियों का कैसे सामना किया जाए, तो 3 दिनों तक ये सम्मेलन चलेगा। निश्चित रूप से इसमें से ऐसा तत्व निकलेगा, ऐसा अमृत निकलेगा जो केवल उत्तराखंड के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए आने वाले समय में आपदाओं से निपटने में बहुत मदद करेगा, बहुत सहायता करेगा। नई व्यवस्थाएं की गई, नए रडार यहाँ स्थापित किए गए, नए वेदर स्टेशन कायम किए गए हैं, ब्लॉक स्तर तक हमारी वेदर मॉनिटरिंग हो रही है। आगे आगे चल करके हम पंचायत तक जाएंगे और कास्ट सिस्टम एक शुरू किया कि 3-3 घंटे का की भविष्यवाणी की जाए। केवल आपके माध्यम से हमारा यही अनुरोध रहेगा कि ये जो सूचनाएं आती हैं इस तरह को लेकर के, चाहे IMD के माध्यम से, NDM, उनका पालन संजीदगी से किया जाए। सम्मेलन में ये भी चर्चा हुई कि आपदा के वक्त अधिकारियों की भूमिका कैसी होनी चाहिए। एक्सपर्ट्स ने कहा कि 3 घंटे के अंतराल पर जारी होने वाले नावकास्ट को गंभीरता से लेना बेहद जरूरी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। रामनगर के जिम कॉर्बेट पार्क में जिप्सी संचालन के मामले में चीफ जस्टिस कोर्ट ने अब टाइगर कंजर्वेशन प्लान मांगा है और कोर्ट ने 5 दिसंबर से पहले याचिकाकर्ताओं को भी प्लान की पूरी कॉपी देने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को हाई कोर्ट में कॉर्बेट पार्क के निर्देशक पेश हुए। बताया जा रहा है कि 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, उस पर पार्क प्रशासन काम कर रहा है। आपको बता दें कि जिप्सी के नए परमिट को लेकर हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है। इसी को लेकर याचिका दायर की गई है। 17 नवंबर को कुछ निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कि एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशन के मुताबिक फ्यूचर में सफारी किस प्रकार से हो, व्हीकल्स कैसे रेगुलेट हो, कंस्ट्रक्शन किस तरह के जंगल के अंदर हो, इन चीज़ों को लेके गाइडलाइंस इशू की गई हैं। तो उसी की लाइट में कोर्ट ने सुनवाई की थी और साथ ही डायरेक्टर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को आदेशित किया है कि वो अगली तिथि तक जो कॉर्बेट का अप्रूव्ड टाइगर कंजर्वेशन प्लान है उसको कोर्ट में पेश करें। कॉर्बेट प्रशासन ने इस साल सैलानियों के लिए कुछ नई गतिविधियां शुरू करने का मन बना लिया है, जिसमें से एलिफेंट सफारी को हरी झंडी मिल गई है। साथ ही दूसरी एक्टिविटी शुरू करने पर भी फोकस है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। कॉर्बेट में एलिफेंट सफारी, वॉच टावर और फुल डे सफारी पहले भी हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ यह एक के बाद एक कर बंद कर दी गई, जिन्हें कॉर्बेट प्रशासन ने फिर से शुरू करने का मन बनाया है। जिनमें से एलिफेंट सफारी शुरू करने की अनुमति कॉर्बेट प्रशासन को मिल भी गई है, जिससे पर्यटन कारोबारियों के साथ ही स्थानीय लोगों में भी खुशी है। देखिए, हम सब स्थानीय लोग और पर्यटन व्यवसायी खुश हैं कि एलिफेंट सफारी यहाँ होने जा रही है। इसकी अनुमति मिल चुकी है और पहले भी ये होती थी और हम तो बचपन से देखते आए हैं। लेकिन साथ में जो वॉच टावर है उसमें चढ़ के जो दीदार होता था वन्य जीवों का, या फिर फुल डे सफारी होती थी जिसमें गाड़ी सुबह जाती थी और शाम को लौटती थी 8 घंटे की सफारी, वो भी शुरू होनी चाहिए क्योंकि ये सब पहले भी होते थे। एलिफेंट सफारी को स्वीकृति मिलने के बाद कॉर्बेट प्रशासन भी उत्साहित है। यहाँ हाथी सफारी के लिए पर्यटक को प्रति व्यक्ति 1000 रुपये और विदेशियों को 3000 की धनराशि खर्च करनी पड़ेगी। ये सफारी दिसंबर के दूसरे हफ्ते में शुरू होने की उम्मीद है। ये सुविधा सिर्फ ढिकाला और बिजरानी में ही मिलेगी। कॉर्बेट प्रशासन अब ढिकाला में वॉच टावर और अन्य जोनों में फुल डे सफारी की कोशिश कर रहा है, जिससे इसी सत्र में उन्हें पर्यटकों के लिए शुरू किया जा सके। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व, उसमें एलिफेंट सफारी जो है उसकी परमिशन, उसकी अनुमति दी गई है। उसके अंतर्गत हम लोग तैयारी कर रहे हैं और दिसंबर 1st वीक में या दिसंबर 2nd वीक तक हमें उम्मीद है कि हम इसको यहाँ पर शुरू कर पाएंगे।
इसके बाद पर्यटन को बढ़ाने के लिए कुछ और भी हमारी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि हमारे वॉच टावर्स हैं, मेनली जो टिकाला जोन है वहाँ पर, तो उसको पर्यटकों के लिए खोलने के लिए हमने एक प्रस्ताव बना के भेजा है। उसमें जब अनुमति प्राप्त होगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। कॉर्बेट के बिजरानी और ढिकाला में 2-2 हाथियों में ये सफारी होगी। यदि वॉच टावर और फुल डे सफारी की अनुमति भी मिल जाती है तो इससे बाघों की इस जमीन का रोमांच और बढ़ जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।